हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे। तो कल हम लोग पढ़ लिए थे कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स कैसे एग्जीक्यूट्स होते हैं। तो उसको हमने नाम दिया था स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल का। और फिर हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो उसके बाद मैंने कहा था कि आज मैं आपको इफ़ के बारे में बताने वाला हूँ, फॉर लूप के बारे में बताने वाला हूँ, वाइल लूप के बारे में बताने वाला हूँ और रेंज फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग किससे, द इफ कंडीशनल। यहाँ पर वर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल क्यों किया गया है। तो यहाँ पर वर्ड कंडीशनल ये शो करता है कि इफ जो है उसका एग्जीक्यूशन किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन टेस्ट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर इफ एग्जीक्यूट होगा तो वो एक कंडीशन को पहले चेक करेगा, अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो चलिए अब डिटेल में इसे जान लेते हैं। द प्लेन इफ मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ इफ क्लॉज हो ना, जहां पर सिर्फ इफ हो। तो एन इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन। जो इफ स्टेटमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को टेस्ट करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है ना, अगर कंडीशन इवेलुएट्स ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके इंटेंटेशन में जितने स्टेटमेंट होते हैं या फिर उसके ब्लॉक में ना, उसके ब्लॉक में जितने स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो तब उसमें कुछ नहीं होता। अगर प्लेन इफ है, सिर्फ इफ स्टेटमेंट, अगर सिर्फ इफ है तो अगर ट्रू हुआ तो उसके ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स होंगे, उसके ब्लॉक में जितने स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। और अगर फॉल्स हुआ तो कुछ नहीं होने वाला है, सीधा जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होगा वो मेन स्टेटमेंट्स के पास चला जाएगा डायरेक्टली, अगर सिर्फ प्लेन इफ हुआ तो। इसका सिंटेक्स क्या है, इफ, और यहाँ पर आपको कंडीशनल एक्सप्रेशन देना होगा। आपको वो एक्सप्रेशन देना होगा जिसको टेस्ट करके पाइथन बताएगा कि ट्रू है कि फॉल्स है, और उस हिसाब से आगे स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन होगा। उसके बाद एक स्टेटमेंट देना आपको मैंडेटरी है, एक स्टेटमेंट आपको देना ही देना है, और उसके बाद आप चाहे जितना 1 2 3 4 5 जितना स्टेटमेंट चाहे उतना दे सकते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ इस बिग ब्रैकेट में लिखी हुई है सिंटेक्स में, तो इसका मतलब है कि ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसे दें या न दें, ये मैंडेटरी नहीं होता है। तो ये हो गया। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पर यूज़र से इनपुट मांगा जा रहा है कि यूज़र भाई आप अपना मार्क्स दो, क्या दो, अपना मार्क्स दो। और यहाँ पर INT क्यों लगाया है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर इनपुट को ये नहीं बताया कि डेटा टाइप कौन सा होगा, तो इनपुट हमेशा कौन सा डेटा टाइप लेता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। बाय डिफॉल्ट इनपुट का कौन सा डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग। लेकिन हम लोग को यहाँ पर कंपेरिजन करना है, यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है, इसीलिए हम लोगों ने इंट का इस्तेमाल किया कि हमको इंटीजर ही चाहिए। तो फिर इफ a इज ग्रेटर देन 33, अगर a 33 से ज़्यादा है, मतलब जो यूज़र है उसका नंबर 33 से ज़्यादा है, तो यूज़र पास है ना, तो ये प्रिंट होगा। लेकिन अगर ये तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा अगर ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुई तो, कि यूज़र का मार्क्स जो है वो 33 से ज़्यादा है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुई कि यूज़र का मार्क्स जो है वो 33 से कम है, तो कुछ नहीं प्रिंट होने वाला। सीधा जो पॉइंटर होगा वो, अगर यहाँ पर कोई स्टेटमेंट्स लिखे होंगे तो सीधा वहाँ पर चला जाने वाला है। तो ये हो गया प्लेन इफ के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। मुझे लगता है कि आपको प्लेन इफ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इफ के साथ अगर एल्स आ जाता है, द इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट, कि अगर इफ का भी कंडीशन है और एल्स का भी कंडीशन है तो क्या होगा। तो इफ कंडीशन इवेल्युएट्स ट्रू, अगर कंडीशन जो है वो ट्रू इवेल्युएट्स होती है, तो द स्टेटमेंट इंटेंडेड बिलो इफ, तो जो स्टेटमेंट्स हैं जो कि इफ के बिलो इंटेंडेड हैं ना, मतलब इफ ब्लॉक के जो इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट होने वाले हैं। लेकिन प्लेन इफ में क्या था, अगर फॉल्स हुआ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अगर फॉल्स हुआ तो वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे जो एल्स के नीचे इंटेंडेड होंगे, मतलब एल्स के ब्लॉक में जो स्टेटमेंट्स होंगे अब वो एग्जीक्यूट होंगे अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो इसे कहते हैं इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। मुझे लगता है आपको ये चीज़ बहुत अच्छी समझ में आ गई कि सिंटेक्स में क्या है, यहाँ तक तो सेम है, सिर्फ एल्स में क्या है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है
तो अब डायरेक्ट यहाँ नहीं जाएगा, डायरेक्ट मेन स्टेटमेंट्स के पास नहीं जाएगा फ्लो ऑफ कंट्रोल, अब वो एल्स के पास आएगा। और एल्स के अंदर की स्टेटमेंट्स प्रिंट होके सेम है कि एक स्टेटमेंट देना मैंडेटरी है और दूसरा आप उसके बाद आप जितना चाहे अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो अब जब यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी तो जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो पहले एल्स के पास जाएगा, एल्स में जितने स्टेटमेंट्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वो फिर कहाँ जाएगा, मेन स्टेटमेंट्स में जाएगा। वो स्टेटमेंट्स जो बिना इंडेंटेशन के लिखे गए थे उनके पास वो वापस चला जाने वाला है। तो ये हो गया इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट, ये हो गया इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। मुझे लगता है ये भी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इस डायग्राम को देख लेते हैं। तो क्या है, यहाँ पर फ्लो ऑफ कंट्रोल आया और फिर उसके बाद उसको एक कंडीशन मिली, उसने उस कंडीशन को टेस्ट किया, पाइथन ने उस कंडीशन को टेस्ट किया। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कहाँ जाएगा, तो फिर उसके बाद जो कोड होंगे इफ बॉडी के अंदर, मतलब इफ ब्लॉक के अंदर जो कोड होंगे या फिर इफ के नीचे जो इंटेंडेड कोड स्टेटमेंट्स होंगे उनको ये एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद कहाँ चला जाएगा, मेन स्टेटमेंट के पास, फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, ये जाएगा एल्स के पास और एल्स के नीचे जो स्टेटमेंट्स इंटेंडेड होंगे वो उसको पहले क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वो कहाँ जाने वाला है, मेन स्टेटमेंट्स के पास। तो मतलब अंतिम में पहुंचना जो है फ्लो ऑफ कंट्रोल को यही है। लेकिन प्लेन में क्या था कि अगर ट्रू नहीं हुआ तो डायरेक्टली ये यहाँ से यहाँ आ जाता था। लेकिन इफ एल्स में क्या है, इफ एल्स में अगर ट्रू हुआ तो इस पाथ से आएगा, मतलब इफ के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करके आएगा और अगर फॉल्स हुआ तो एल्स के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करके आएगा। ये इसका सिंटैक्स है। और फिर उसके बाद अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो पिछला एग्जांपल यहीं तक था कि पास होने की बात की जा रही थी। तो अगर फेल हो गया तो 33 से नीचे क्या था, तो उसके लिए हमने कोई कंडीशन ही नहीं दी थी, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल डायरेक्ट आ जा रहा था मेन स्टेटमेंट्स के पास। लेकिन अब क्या होगा, ए जो होगा वो इनपुट लेगा मार्क्स का यूजर से, फिर अगर यूजर का मार्क्स 33 नंबर से ज़्यादा है, 33 से ज़्यादा है तो यूज़र पास है। लेकिन अगर 33 से कम है ना, अगर 33 से कम है तो अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है वो एल्स के पास आएगा और एल्स के अंदर प्रिंट हो जाएगा कि यूज़र हमारा फेल है ना। और इसके बाद अब जाएगा कहाँ पर, मेन स्टेटमेंट्स के पास। तो ये था प्लेन इफ और इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, अब ये तो दो कंडीशन की बात हो गई ना। अब एल्स से जाने के मान लो हमको 3 कंडीशन बनानी है ना, तो यहाँ तो 2 ही बन सकता है, चाहे इफ होगा चाहे एल्स होगा। तो अगर हमको एक और कंडीशन बनानी है, मतलब फ्लो ऑफ कंट्रोल मेन स्टेटमेंट से पहले जाए, उससे पहले अगर हमको एक और कंडीशन, मतलब एक और जो कंडीशन चेक है उसमें एक तीसरी कैटेगरी भी बनानी है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा, लेकिन अगर ये भी नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग का आता है इफ एलिफ कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पर 3 ही नहीं, आप जितने इफ एल्स के बाद जितने भी कंडीशन, जितने भी पैरामीटर्स बनाना चाहते हो, मतलब इफ एल्स तो 2 चीज़ हो गई, लेकिन उसके बाद अगर आप कुछ और भी देना चाहते हो तो आपको एलिफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसके बीच में, इफ और एल्स के बीच में आप एलिफ करके अपने जितनी भी वो हैं दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो समटाइम्स यू वांट टू चेक अ कंडीशन व्हेन कंट्रोल रीचेस एल्स, मतलब कभी कभी आपको एल्स से पहले, मतलब एल्स पे जब कंडीशन, एल्स पे जब वो पहुंचता है आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल और उसकी स्टेटमेंट प्रिंट होने से पहले आप चाहते हो कि कुछ और कंडीशंस चेक हो जाएं। जैसे इफ में तो चेक किया कि 33 के नीचे है तो ये होगा, और अगर वो नहीं हुआ तो एल्स के पास चला गया। लेकिन आप अगर एक आध कंडीशन और उसमें चेक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एलिफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या देता है, पाइथन जो है वो आपको इफ एल्स या फिर इफ एलिफ एल्स का फंक्शन देता है, मतलब आप ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, सिंटेक्स है, इफ लिखा मैंने, कंडीशनल एक्सप्रेशन दिया, स्टेटमेंट्स लिखे और ये हो गया। फिर एलिफ लिखा, अब इसमें मैं दूसरी कंडीशन दूंगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कंडीशन ट्रू होगी ना। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये कंडीशन को चेक किया जाएगा ना। और आप चाहें तो ये जो चीज़ है यहाँ पर लिखा है ना, इफ़ एल्स का भी हो सकता है और इफ़ एलिफ एल्स का भी हो सकता है। तो आप चाहें तो इफ़, रुकिए 1 मिनट इसको साफ कर लें पहले।
आप अगर चाहें तो सिर्फ आप इफ़ की कंडीशन दे सकते हैं, और अगर ये कंडीशन और एक और कंडीशन आप एलिफ की दे सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इफ़ है एलिफ है तो एल्स भी हो। जैसे इफ़ होता है तो एल्स की ज़रूरी नहीं कि एल्स भी हो। उसी तरह का इफ़ भी है एलिफ भी है तो ज़रूरी नहीं कि आप एल्स भी दो। मतलब जैसे ये पूरा सिंटेक्स मैंने लिखा है कि अगर आप इफ़ की कंडीशन भी दिए, एलिफ की कंडीशन दिए, एल्स की कंडीशन, और ये भी जरूरी नहीं कि एलिफ एक ही हो। आप इसके अंदर 1 2 3 4 जितना मन तितना एलिफ का इस्तेमाल कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं कि एल्स का भी इस्तेमाल करो, लेकिन इफ़ का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसके बाद आप चाहो तो एल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो एलिफ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ध्यान क्या देना है कि अगर एल्स लिखा है तो एलिफ जो है वो एल्स के पहले आना चाहिए और इफ़ के बाद। अगर एल्स नहीं लिखा है तो फिर इफ़ के बाद ही एलिफ 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 करके आप दे सकते हो। तो ये हो गया इसके सिंटेक्स के बारे में। अब इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो अभी तक क्या हुआ था, यूज़र पास हुआ था या फेल हुआ था। लेकिन आप ये भी जानते हो कि पास फेल के बीच में भी एक कंडीशन आती है जिसमें आप पास होते हो किसके साथ, ग्रेस के साथ। मतलब अगर आप 33 से कम पाए हो लेकिन 25 से ज़्यादा पाए हो ना, तो आपको ग्रेस के साथ पास कर दिया जाएगा और आपके मार्कशीट पे क्या लगता है, एक स्टार, कि भैया ये आदमी जो है ये ग्रेस के साथ पास हुआ है। तो वो कंडीशन तो हमने यूज़ नहीं की थी, इसलिए मैंने कहा ना अगर 2 से ज़्यादा कंडीशन हुआ तो उसके लिए पाइथन आपको एलिफ का ऑप्शन देता है। तो चलिए अब वो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है कि इफ़ में क्या लिखा हुआ है कि अगर ए जो है 33 से ज़्यादा है तो पास होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर कहाँ जाएगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल, अब स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल जाएगा एलिफ के पास। एलिफ की कंडीशन क्या है कि ए जो है वो 25 से ज़्यादा होना चाहिए और ए जो है वो 33 से कम होना चाहिए। तो एंड जानते हो ना कब ट्रू देता है, जब ए दोनों ही ट्रू होते हैं तभी एंड का जो रिजल्ट आता है वो ट्रू आता है। तो मतलब ये भी कंडीशन अगर ट्रू है और ये भी कंडीशन अगर ट्रू है तो ये टोटल जो है वो ट्रू आने वाला है रिजल्ट, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स। अगर ये ट्रू रिजल्ट आ गया तो प्रिंट होगा कि पास विद ग्रेस, कि यूज़र जो है वो ग्रेस के साथ पास हुआ है। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर जाएगा एल्स के पास और उसको भैया फेल कर दिया जाएगा। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल कि आप इफ़, एलिफ और एल्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो एग्जाम्पल्स दिए जाए जो आपके रियल लाइफ में यूज़ हो सके, मतलब उसको आप अपने रियल लाइफ के साथ इंटरैक्ट कर सको। तो इसलिए मैंने ये पास फेल का एग्जाम्पल लिया क्योंकि ये बहुत रिलेवेंट लगा मुझे, क्योंकि सबके कोई अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो चाहे आप पास होते हो या फेल होते हो, तो इसलिए मैं सोचा कि ये एग्जाम्पल थोड़ा रिलेवेंट है, इसलिए मैंने ट्राई किया कि आपको ये एग्जाम्पल से अच्छे से पूरा इफ़, एल्स और एलिफ को एक्सप्लेन किया जाए। तो मुझे लगता है आपको एलिफ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि इफ़ के बाद एल्स को लाना है, और अगर आप इफ़ एल्स दोनों है तो एलिफ को बीच में लाना है। अगर एल्स नहीं है तो एलिफ को जो है आप इफ़ के नीचे ला सकते हो। एलिफ को चाहे जितनी बार आप यूज़ कर सकते हो प्रोग्राम में, लेकिन यूज़ किसके बीच में करना है, इफ़ के और एल्स के बीच में। अगर एल्स दिया हुआ है तो एल्स हमेशा लास्ट में आता है, और जरूरी नहीं कि एल्स कंडीशन हो, जरूरी नहीं कि एलिफ कंडीशन हो। जरूरी क्या है कि इफ़ कंडीशन जरूर होनी चाहिए। बाकी एलिफ कंडीशन, एल्स कंडीशन, आप अगर आपको और कंडीशंस बनानी है तो आप एलिफ का और एल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट होता है। अच्छा, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स बचा हुआ है। नेस्टेड, अभी तक तो हमने ये देखा कि इफ था और इसके इफ के अंदर स्टेटमेंट्स थे, लेकिन तब क्या हो कि अगर इफ हो और इफ के अंदर एक इफ एल्स हो ना, इफ हो और इफ के अंदर एक इफ एल्स हो, तो उसे हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स कहते हैं। अगर इफ के अंदर या एल्स के अंदर एक और इफ एल्स है तो उसे हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, नेस्टेड इफ इज एन इफ। एक नेस्टेड इफ वो इफ है दैट हैज अनदर इफ इन इट्स इफ बॉडी, जिसके अंदर मतलब जिसके इफ के बॉडी में एक और इफ हो, या फिर जिसके एलिफ हो ना, या फिर एलिफ के बॉडी में दूसरा इफ हो। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर इफ लिखा हुआ है और इसके बॉडी में तो अभी तक हमने देखा था कि स्टेटमेंट्स लिखे हुए थे, लेकिन अगर इफ के इंडेंटेशन में यहाँ पर इफ दूसरा इफ आ जाए या दूसरा इफ आ जाए, और इफ के साथ आप चाहें तो एल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ के साथ चाहें तो आप एलिफ भी। कहने का मतलब क्या है कि इफ के अंदर या एल्स के अंदर या एलिफ के अंदर अगर दूसरा इफ है और इफ के साथ एलिफ है या एल्स है, जरूरी नहीं है, अगर है
तो उसे हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। चलिए अब मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल देने वाला हूँ। अभी तक तो आप फेल हुए थे या पास हुए थे या फिर पास हुए थे ग्रेस के साथ। अब क्या है, आपने पहले देखा होगा कि फर्स्ट डिवीजन पास होता था आदमी, सेकंड डिवीजन पास होता था, थर्ड डिवीजन पास होता था। अगर हमको अपनी कंडीशन में वो भी चीज़ इंप्लीमेंट करनी हुई थी तो हम कैसे करते थे? तो उसके लिए क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है और फिर अगर a ग्रेटर देन 33 है तो ना, अगर यूजर 33 से ज़्यादा नंबर पाया है तो अब ये कंडीशन ट्रू हो गई कि 33 से ज़्यादा है। अब कहाँ पहुँचा फ्लो ऑफ कंट्रोल, इस इफ के पास पहुँचा कि और ये कंडीशन क्या है कि a 60 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर a 60 से ज़्यादा है तो वो फर्स्ट डिवीजन पास है। अगर यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फ्लो ऑफ कंट्रोल पहुँचेगा इसके पास, एलिफ के पास ना, और एलिफ से क्या पूछेगा कि भाई क्या वो 45 के अंदर और 60 के 45 और 60 के बीच में है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो भाई वो प्रिंट कर देगा सेकेंड डिवीजन पास। अगर ये भी कंडीशन फेल हो गई तो फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल पहुंचेगा एल्स के पास, और एल्स में तो फर्स्ट डिवीजन नहीं है, सेकंड डिवीजन नहीं, और अगर वो पास है क्योंकि हम ये कंडीशन चेक करके आए कि a ग्रेटर देन 33 है तो वो पास है, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि थर्ड डिवीजन पास होगा वो, तो एल्स में वो थर्ड डिवीजन पास हो जाएगा ना। लेकिन ये तीन स्टेटमेंट्स तभी प्रिंट होंगे जब ये तीन स्टेटमेंट्स तभी इनकी कंडीशन चेक और स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन तभी होगा जब ये इफ वाला जो है इसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो फिर ये कुछ नहीं, इन सबको चेक ही नहीं किया जाएगा और सीधा वो एल्स के पास जाएगा और फेल प्रिंट कर देगा। तो आप समझ गए होंगे कि नेस्टेड इफ का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इफ कंडीशनल लूप को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है कि इफ क्या होता है, एल्स क्या होता है, एलिफ क्या होता है, किनको कब यूज करना है, और नेस्टेड इफ क्या होता है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, एल्स, एलिफ, और या फिर एलिफ के अंदर दूसरा इफ, ऐसे मतलब हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। मतलब इफ कंडीशनल लूप में जितनी भी चीजें हो सकती थी वो सारी बातें मैंने बता दी है। सिर्फ बचता है अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मतलब कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और वो मैं आपको अगले लेक्चर जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके बाद मैं एक अलग से सेशन लूंगा जिसमें मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी कोडिंग हो सकती है वो सारी करके दूंगा। मतलब मैं कोडिंग करके लाऊंगा, सिर्फ मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि हम लोग का वीडियो जो है वो ज्यादा लंबा ना खींचे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला टॉपिक जो है हमारा लूपिंग स्टेटमेंट। फर्दर मैं आपको पाइथन की लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा फिजिक्स में घुमाना चाहता हूं। अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है या फिर आप उतना फिजिक्स पढ़ते नहीं हो तब भी आप ये जानते होंगे कि अगर एक पार्टिकल है, मान लो अगर ये हमारा एक पार्टिकल है और इसके अब हम लोग इस पार्टिकल के मूवमेंट को ऑब्जर्व करने वाले हैं, तो क्या हुआ कि ये पार्टिकल जो है ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, मतलब कोई भी पाथ ट्रेवल करता हुआ गया, लेकिन एट लास्ट ये जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आकर एंड हो गया, या फिर यहाँ पर फिर आ गया और फिर उसने यही पाथ रिट्राई किया, मतलब जिस पाथ पे चल रहा था वही पाथ वो फिर से रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि जो पार्टिकल है अब वो एक लूप में, एक क्लोज लूप में चल रहा है ना। और ये भी आप जानते होंगे कि किसी भी पार्टिकल अगर क्लोज लूप में चलता है तो उसका वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। तो ये तो हो गया फिजिक्स में, लेकिन पाइथन में लूपिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो पाइथन में लूपिंग स्टेटमेंट का मतलब है कि एक कुछ गिने चुने स्टेटमेंट्स होंगे, वो 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, या फिर 20 हो सकते हैं, हजार भी हो सकते हैं। मतलब जितने भी स्टेटमेंट्स हैं एक इंटेंट में, मतलब एक इंडेंटेशन में जो जितने भी स्टेटमेंट हैं वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं एक कंडीशन टेस्ट करके ना। मतलब कि जब तक वो ट्रू हो रहा है या जब तक उसको रिपीट करने को कहा गया तब तक वही स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है। अगर ऐसा कहीं आपको पाइथन में मिलता है, पाइथन के प्रोग्राम में आपको आउटपुट में मिलता है, तो वो एक लूपिंग स्टेटमेंट का एग्जांपल है। और अब ये लूपिंग कर कैसे सकते हैं ना, मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि पाइथन को सपना आएगा कि भाई अब इसी स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आपको उसे बताना पड़ेगा कि आप कब लूपिंग चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग 2 टाइप के लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, एक होता है फॉर लूप और दूसरा होता है व्हाइल लूप। तो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि फॉर लूप क्या होता है और व्हाइल लूप क्या होता है। तो फॉर लूप को हम लोग काउंटिंग लूप कहते हैं, मतलब जैसे ही आपने फॉर लूप को लिखा उसके बाद आप उसको स्पेसिफाई कर देते हो कि भाई ये इतने नंबर ऑफ टाइम्स अपने अंदर जो इंटेंडेड स्टेटमेंट्स हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रिपीट करने वाला है। ये नंबर 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। मतलब आप एक डेफिनेट नंबर उसको दे दोगे कि भाई इतने नंबर ऑफ टाइम्स
आप मेरे जो ये फॉर के अंदर जो इंटेंडेड इंस्ट्रक्शंस है या फिर स्टेटमेंट्स है उनको रिपीट करो या एग्जीक्यूट करो। लेकिन व्हाइल लूप जो होता है ये कंडीशनल लूप होता है, मतलब ये कंडीशन चेक पे डिपेंड करता है कि आपने कंडीशन क्या दी है, व्हाइल के साथ आपने क्या कंडीशन लिखी है, ये उस बात पर डिपेंड करता है। तो ये भी क्या होता है कि इसमें एक कंडीशन टेस्ट होती है और जब तक वो कंडीशन ट्रू आती रहेगी तब तक ये इसके अंदर जो इंटेंडेड स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट होते रहेंगे। मतलब चाहे वो पहली बार ही अगर वो फॉल्स आ जाता है तो एक भी बार नहीं चलेगा, और वो कभी फॉल्स नहीं आता है तो वो इनफाइनाइट लूप हो जाता है, मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो उसके बाद आपको डायरेक्टली उसे कट करके ही खत्म करना पड़ता है। तो ये हो गया फॉर लूप और व्हाइल लूप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि फॉर लूप क्या होता है। ये याद रखो कि फॉर लूप काउंटिंग लूप होता है और व्हाइल लूप कंडीशनल लूप होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। तो अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि फॉर लूप क्या होता है और व्हाइल लूप क्या होता है। तो सबसे पहले फॉर लूप के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फॉर लूप में क्या होता है कि फॉर लूप में आपको एक सीक्वेंस दिया होता है ना, उस सीक्वेंस में से आपको एक एक वैल्यू प्रोवाइड की जाती है ना। जैसे अगर और उस एक वैल्यू को प्रोवाइड करने के बाद ना, उस एक वैल्यू को प्रोवाइड करने के बाद वो लूप जो है वो एक बार चलेगा। मतलब सीक्वेंस में जितनी वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज एक एक बार उसको प्रोवाइड की जाएगी, वन बाय वन उसको प्रोवाइड की जाएगी, और जितनी वैल्यूज होंगी उतनी बार वो लूप चलने वाला है। अगर बीच में ब्रेक नहीं आता है तो ना, ब्रेक कंटिन्यू अगर ये सब नहीं आता है, सिंपल स्टेटमेंट्स आपने लिखे हैं, तो जितना सीक्वेंस में जितने एलिमेंट्स होंगे ना उतनी बार वो लूप चलने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं कि सीक्वेंस माने क्या। सीक्वेंस माने होता है लीस्ट या फिर टपल ना, लीस्ट टपल या फिर स्ट्रिंग भी हो सकता है, मतलब एक सीक्वेंस। तो अगर जनरली इसमें लीस्ट आता है, टपल आता है और एक रेंज फंक्शन आता है ना, रेंज। तो मैं आपको आगे भी बताने वाला हूं कि रेंज क्या होता है। तो आप अभी आपको इतना जानो कि डेफिनेशन से आप सिर्फ इतना समझो कि फॉर लूप जो होता है वो कुछ ऐसी तरह से डिजाइन किया गया है कि वो जो सीक्वेंस के आइटम्स हैं उनको प्रोसेस करे। अब प्रोसेस कैसे किया जाएगा, अगर आपको किसी चीज को प्रोसेस करना है तो आप एक एक लेकर ही प्रोसेस करोगे ना। पहले इस पार्ट को प्रोसेस किया, फिर इसको लेके प्रोसेस किया, फिर इसको लेके प्रोसेस किया, तो मतलब इवेंचुअली इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस में जितनी वैल्यूज हैं वो सब वैल्यूज एक एक बार लेकर लूप प्रोसेस होने वाला है, मतलब कि उतने टाइम्स वो लूप चलने वाला है। अब एक इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। फॉर क्या है, फॉर से पता चलेगा कि भाई ये लूपिंग होने वाला है। कि एक जैसे एक वर्ड हम लोग हमेशा यूज करते हैं जिससे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या चीज है, तो उस यहाँ पर हम लोगों ने फॉर लगाया। फिर वेरिएबल, अभी मैंने कहा कि सीक्वेंस जो है वो एक एक वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो किसको प्रोवाइड करेगा, तुमको प्रोवाइड करने तो नहीं जाएगा ना, किसको प्रोवाइड करेगा, आपने जो वेरिएबल्स डाले होंगे वो उसको प्रोवाइड करेगा। इसलिए फॉर के बाद हम लोग वेरिएबल लिखते हैं। और यहाँ पर जो वेरिएबल लिखते हैं और व्हाइल में जो वेरिएबल लिखते हैं उसमें एक अंतर होता है, और ये अंतर आपको याद रखना है कि फॉर में जो वेरिएबल आप लिख रहे हो, अगर आपने उसको लिखने से पहले कहीं डिफाइन नहीं किया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खुद उसको डिफाइन कर लेगा। लेकिन अगर आप व्हाइल यूज करते हो तो आपको व्हाइल के अंदर कुछ भी लिखने, कोई भी वेरिएबल यूज करने से पहले, व्हाइल के हेडर में कोई भी वेरिएबल यूज करने से पहले उसको डिफाइन करना है। मतलब व्हाइल जहां यूज हुआ है उसके पहली कोडिंग में आपने उस वेरिएबल को डिफाइन किया हो तभी वो वैलिड है, नहीं तो वो एरर दे देगा। लेकिन अगर आप फॉर का बात करें तो इधर आप वेरिएबल को नहीं भी असाइन किए रहेंगे कोई वैल्यू, मतलब उसको डिफाइन नहीं भी किए रहेंगे, तब भी ये काम चल जाएगा। मतलब काम क्या चल जाएगा, इसको यहाँ पर जो वेरिएबल्स लिखे जाते हैं उनको पहले डिफाइन नहीं किया जाता, क्योंकि इन वेरिएबल्स को तो वैल्यू वही मिले हैं जो सीक्वेंस में दी गई है। तो आप इसे डिफाइन करो या ना डिफाइन करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया फॉर वेरिएबल इन, मतलब वेरिएबल कहाँ, सीक्वेंस में। मतलब वेरिएबल को वैल्यू कहाँ से चाहिए, सीक्वेंस से चाहिए। ये सीक्वेंस क्या हो सकती है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, या फिर रेंज हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, मतलब कई सारे सीक्वेंस हो सकते हैं, पर जनरली आपको लिस्ट, टपल और रेंज फंक्शन से ही मिलेगा। और इन तीनों में सबसे ज्यादा आपको रेंज फंक्शन ही यूज करने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर चार स्पेस का इंडेंटेशन होता है, आप जानते हो। और उसके बाद आप लिखोगे क्या, स्टेटमेंट्स टू रिपीट। अच्छा फॉर क्या है, फॉर किस टाइप का स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट। कैसे पता चला, यहाँ पर कॉलन लगा हुआ था। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, फॉर एलिमेंट, यहाँ पर वेरिएबल का क्या नाम है, यहाँ पर वेरिएबल का नाम हमने दिया है एलिमेंट। और उसके बाद कहाँ से लेना है वैल्यू, इस सीक्वेंस से लेना है। और कैसे लेना है, एक एक करके लेना है। मतलब जब ये लूप पहली बार चलेगा तो ये जो एलिमेंट है इसको क्या वैल्यू मिलेगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसको क्या वैल्यू मिलेगी। तो जब ये पहली बार चलेगा ना तो इसको जो वैल्यू मिलेगी वो होगा इस सीक्वेंस की पहली वैल्यू। सीक्वेंस की पहली वैल्यू क्या है, 10।
तो इसको पहले 10 मिलेगा, फिर ये 10 वैल्यू लेकर नीचे आएगा और नीचे क्या दिया है कि एलिमेंट +2 करके आपको प्रिंट कर देना है। तो 10 2 12 करके उसने प्रिंट कर दिया। और फिर इंड का मैंने बताया था कि आपने इंड में एक स्पेस दिया तो एक स्पेस देंगे और अगला प्रिंट स्टेटमेंट नई लाइन से शुरू नहीं होगा, मतलब अगला प्रिंट जो होगा वो नई लाइन से शुरू नहीं होगा, वो इसी लाइन में ही कंटिन्यू करेगा अगर आपने इंड का इस्तेमाल किया। और मैंने आपको स्टेप भी बताया था कि स्टेप क्या होता है, ठीक। तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस में मैंने सब कुछ आपको बता रखा है। और फिर ये एक बार तो लूप चल गया, अब अगली बार फिर ये जाएगा इधर, क्योंकि अभी सीक्वेंस में वैल्यूज खत्म नहीं हुई है। तो फिर क्या, तो अब एलिमेंट को क्या, अब एलिमेंट को 10 वैल्यू तो मिल चुकी है, अब अगली वैल्यू क्या मिलेगी, अब अगली वैल्यू उसको 15 मिलेगी। अब 15 लेकर फिर वो नीचे आएगा और +2 करके 17, मतलब ऐसे करते करते वो 4 बार ये पूरा लूप को रन करने वाला है। लेकिन अगर जब वो 5वीं बार यहाँ पर आएगा तो वो देखेगा कि अब तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, तो वो लेगा क्या, तो वो कुछ नहीं लेगा, वो क्या करेगा, वो सीधा टर्मिनेट हो जाएगा। अब लूप टर्मिनेट हो जाएगा और उसके नीचे जो आपने स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, जस्ट फॉर जो आपने फॉर लूप बनाया था उसके नीचे आपने जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो वहां पर चला जाएगा, मतलब मेन स्टेटमेंट्स के पास चला जाएगा आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल या फिर स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। तो ये मुझे लगता है आपको फॉर लूप बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेंज बेस्ड फॉर लूप, मतलब रेंज बेस्ड फॉर लूप आप कैसे बना सकते हो। कि चलिए सबसे पहले रेंज बेस्ड से पहले हम लोग रेंज को ही जान लेते हैं कि रेंज क्या होता है। रेंज होता है मतलब आप एक स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको किस रेंज में वैल्यूज चाहिए। जैसे आप कहते हो ना कि हाँ ये जो कपड़ा है ये 200 से 500 के बीच के रेंज का है, मतलब इसका दाम 200 से 500 बीच में कुछ भी हो सकता है। या फिर आप ऐसे बताते हो कि और ये भी ऐसे हो सकता है कि अगर 100 है तो फिर अगला दाम जो होगा वो 200 होगा, फिर 300 होगा, 400 होगा, 500 होगा। मतलब आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि कौन सी वैल्यूज वो लाइकली ले सकता है या फिर कौन सी वैल्यू ही वो लेगा। इस रेंज के अंदर भी कौन कौन सी वैल्यूज वो ले सकता है, कौन सी नहीं ले सकता। तो वो रेंज फंक्शन का रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब यहाँ पर रेंज क्या है, तो रेंज में आप पहले एक लोअर लिमिट देते हो। अगर आप कहीं पर भी रेंज बताते हो तो आप एक लोअर लिमिट देते हो कि ये कपड़ा 100 से शुरू होगा ना, तो यहाँ पर भी पहले एक लोअर लिमिट बताई जाती है कि जो पहली वैल्यू मिल सकती है हमारे इस वेरिएबल को वो क्या हो सकती है, मतलब होगी क्या, वो वही मिलेगी। तो वो पहली वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर हमने वो वैल्यू 1 दे दी, मतलब पहली वैल्यू जो ए को मिलेगी वो 1 होगी ना। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि कहाँ तक वैल्यू उसको मिल सकती है ना, तो वहां पर हम लोग उसको स्टॉप कहते हैं। इसको स्टार्ट किया कि स्टार्ट कहाँ से होगा लूप, और अब बताएंगे हम लोग स्टॉप कहाँ होगा लूप ना, मतलब कहाँ तक वो ए को वैल्यू क्या मतलब लास्ट वैल्यू क्या मिल सकती है। तो जैसे कि मैंने अगर यहाँ 20 लिख दिया तो जो लास्ट वैल्यू ए को मिल सकती है वो हमेशा स्टॉप -1 होती है। मतलब जो आपने यहाँ पर लिखा है स्टॉप पे आपने जो वैल्यू दी है उससे एक कम वैल्यू उसको मिल सकती है। तो 20 - 1 कितना 19, मतलब ए को जो मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है वो 19 है। अब ये मिलेगी कि नहीं वो तो डिपेंड करता है आपने स्टेप्स कितने दिए हैं ना, आपने स्टेप्स किस पे दिए कितने दिए हैं वो उस पर डिपेंड करता है। स्टेप्स क्या होता है, मतलब अगर पहली वैल्यू आपको 1 मिल गई, अब आपको अगली वैल्यू कितना प्लस करके या कितना सब्ट्रैक्ट करके चाहिए वो होता है स्टेप्स ना। तो स्टेप्स यहाँ पर आप डाल सकते हो कि यहाँ पे अगर मैंने 2 डाल दिया तो ए की जो पहली वैल्यू होगी वो तो 1 होगी ना, लेकिन जो उस ए की जो दूसरी वैल्यू होगी अब वो 2 नहीं होगी, अब वो इस 1 में ये स्टेप्स को जोड़ दिया जाएगा। स्टेप कितना है 2, तो अब जो अगली वैल्यू ए को मिलने वाली है वो होगी a = 3, मतलब स्टेप्स को अब अगली वैल्यू उसके बाद जो मिलेगी इसमें हम लोग फिर से स्टेप्स को जोड़ देंगे। स्टेप कितना था 2, तो अगली वैल्यू ए को जो मिलेगी वो 5। तो मुझे लगता है आपको स्टेप भी समझ में आ गया कि स्टेप देते हैं, मतलब ऐसे बात कर सकते हो। अगर आप पहली सीढ़ी पे हो, आपको बता दिया कि आपको 2-2 सीढ़ी करके कूदना है, तो आप कैसे कूदोगे, 1 पे, फिर 3 पे, फिर 5 पे, फिर 7 पे, फिर 9 पे, फिर 11 पे, मतलब ऐसे कूदोगे ना। मतलब स्टेप वही कहते हैं कि कितने स्टेप्स आपको लेकर आगे अगली वैल्यू कितने स्टेप बाद आने वाली है, अगर आप सिंपल बात करो इसका। तो मुझे लगता है आपको रेंज फंक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेंज फंक्शन क्या होता है। और अगर आपने कोई स्टेप नहीं दिया है तो जो बाय डिफॉल्ट स्टेप होता है वो कितना होता है, वो स्टेप होता है आपका बाय डिफॉल्ट 1, कि अगर आपने कोई स्टेप नहीं दिया होता सेम में ही तो वो 1 स्टेप आगे जाता, मतलब 1 के बाद वो 2 देता, 10 के बाद वो 11 देता, 100 के बाद वो 101 देता, मतलब 1 प्लस करता।
प्लस करता है। लेकिन अगर आपने स्टेप दे दिया तो आप प्लस भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, अपने हिसाब से कितना स्टेप आपको आगे जाना है या कितना स्टेप आपको पीछे जाना है वो आप वहाँ से डिफाइन कर सकते हो। और मैं जब इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मतलब इसकी जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा, कोडिंग करके बताऊंगा, तो मैं ये सब चीज़ें आपको बहुत और भी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक थ्योरेटिकल बेस्ड इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ जिससे आप अपनी थ्योरीज को बहुत ही अच्छे से लिख पाएँ। तो अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट पहली वैल्यू ए को जो मिलने वाली है वो 2 है और अंतिम वैल्यू कितनी मिलेगी, 20 नहीं मिलेगी, 20 - 1 मिलेगी। अंतिम वैल्यू जो मिलेगी नहीं, मिल सकती है, जो अंतिम वैल्यू ए को मिल सकती है वो है 19। और कितने स्टेप्स मतलब ये जिस जहाँ पर हो वहाँ से कितने स्टेप और जाकर आपको अगली वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पर 2 है। तो पहली वैल्यू इसको क्या मिला, 0 ना। फिर उसके बाद यहाँ पर इंट लगा हुआ है मतलब कि सेमी लाइन में सारे प्रिंट होने वाले हैं। तो फिर लूप आया यहाँ पे। तो अब अगली वैल्यू जो इसको मिलेगी, अब 0 के बाद तो अगली वैल्यू 2 स्टेप है, मतलब 0 में आपने 2 प्लस किया तो 2 आया, तो अगली वैल्यू इसको 2 मिली। फिर उसमें आपने 2 प्लस किया तो 4 आया, तो अगली वैल्यू इसको 4 मिली। उसी तरफ से 18 मिली। 18 में अगर आप 2 प्लस करते हो तो वो 20 हो जाता है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि ए को जो मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है वो 19 ही है। तो यहाँ पर 20 आ गया, इसलिए अब ये वैल्यू यहाँ पर नहीं प्रिंट होगी और हमारा लूप जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको जो फॉर लूप था वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। हम लोग को अगली टॉपिक जो पढ़ना है वो है व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप एक कंडीशनल लूप होता है ना। व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप एक कंडीशनल लूप होता है। तो कंडीशनल लूप क्या होता है, चलिए ये देख लेते हैं। कंडीशनल लूप बोले तो मतलब यहाँ पर आपको एक कंडीशन दी होगी और वो कंडीशन को जितनी बार लूप रन होगा उतनी बार टेस्ट किया जाएगा और जितनी बार वो पॉजिटिव आएगा उतनी बार वो लूप फिर से रिपीट करेगा। लेकिन अगर वो एक बार भी फॉल्स जाता है और जब वो पहली बार फॉल्स आएगा तभी वो जो लूप है या फिर जो स्टेटमेंट है अंदर मतलब वो जो वाइल लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो वाइल लूप इज अ कंडीशनल लूप। वाइल लूप जो है वो कंडीशन बेस्ड लूप है दैट विल रिपीट द इंस्ट्रक्शन। यहाँ इंस्ट्रक्शन वर्ड का इस्तेमाल किया क्योंकि स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शंस, इसलिए आप स्टेटमेंट बोलो या इंस्ट्रक्शंस बोलो, पाइथन में दोनों का ही मतलब सेम होता है। तो कब तक करेगा, एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जब तक कंडीशन जो है वो ट्रू होती रहेगी तब तक ये व्हाइल लूप रिपीट होता रहेगा। चलिए अब इसको जैसे आप ये इस इमेज में देखिए, यहाँ पर ये कंडीशन चेक हुई, यहाँ पर कंडीशन चेक हुई और कंडीशन क्या निकली, ट्रू निकली। जैसे ही कंडीशन ट्रू निकलेगी ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ये वापस आएगा। फिर वापस आएगा कहाँ पे, फिर ये व्हाइल लूप के हेडर के पास वापस आएगा और हेडर में जो कंडीशन लिखी रहेगी उसको फिर से चेक किया जाएगा। अगर वो फिर से ट्रू होता है तो यहाँ पर फिर से ये सारे स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। मतलब जब तक ये ट्रू होता रहेगा तब तक यही स्टेटमेंट्स प्रिंट होते रहेंगे, मतलब यही लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हुई जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और कहाँ पहुंच जाएगा, अब फ्लो ऑफ कंट्रोल कहाँ पहुंच जाएगा, स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल कहाँ पहुंचेगा, मेन स्टेटमेंट्स के पास। कौन मेन स्टेटमेंट बोले तो वो स्टेटमेंट जो कि बिना इंडेंटेशन के लिखे गए हैं, अगर वो कहीं नेस्टेड नहीं है तो। ठीक, तो ये हो गया भाई आपका व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप के बाद इसका सिंटेक्स भी हम लोग देख लेते हैं कि व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है। तो व्हाइल, ये जो व्हाइल और फॉर का पहला लाइन था जिसमें कॉलन लगा हुआ था उसको क्या कहते हैं हम लोग, हेडर। ये होता है हमारा हेडर। क्या होता है, हेडर। तो इस हेडर में कंडीशन को डाला जाता है। इस हेडर में सीक्वेंस भी रहता है फॉर लूप के लिए और व्हाइल लूप के लिए। यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन भी रहती है जिसको आप चेक करने वाले हैं। तो वाइल के बाद आपको वो कंडीशन डालनी है जिससे ट्रू या फॉल्स वैल्यूज आने वाली है और अगर ट्रू आया तो ये लूप बॉडी में जितने एलिमेंट जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे या फिर इंस्ट्रक्शंस होंगे वो सारे प्रिंट होने वाले हैं। तो मुझे लगता है आपको वाइल लूप का भी इंट्रोडक्शन मतलब डेफिनेशन और सिंटेक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने इमेज लगाई थी ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब जो लास्ट थिंग मैं आपको बताऊंगा वो होगा इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या है कि ये देखिए, मैंने आपको कहा था कि अगर आप वाइल लूप यूज कर रहे हैं तो उसके हेडर में जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं उसको वाइल लूप स्टार्ट करने से पहले कहीं डिफाइन जरूर करना होगा। तो अब ये देखिए ए को हमने डिफाइन कर दिया है कि ए का जो वैल्यू होगा वो इंटीजर होगा और वो वैल्यू कौन देगा, यूजर देगा अपने हिसाब से। अब मान लो यूजर ने जो था उसने वैल्यू दिया कितना, उसने वैल्यू दिया 6, नहीं उसने वैल्यू दिया 7। हम लोग अपने एग्जांपल के हिसाब चलते हैं। यहाँ पहली वैल्यू 7 है तो उसने वैल्यू दिया 7, यूजर ने हमको अपनी वैल्यू दिया 7।
तो अब 7 यहाँ आएगा वाइल के पास, तो अब ए की जगह 7 हो जाएगा, तो 7 इज लेस देन 10। कंडीशन क्या है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, 100% ट्रू है। तो ट्रू है मतलब कहाँ जाएगा, अब ये इसके अंदर के स्टेटमेंट्स को प्रिंट करेगा। तो प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है 7 को, तो 7 प्रिंट हो गया। ए को प्रिंट करना तो 7 प्रिंट हो गया, और इस इन का इस्तेमाल किया गया, मतलब कि जितने भी प्रिंट जो भी प्रिंट होगा वो एक ही लाइन में प्रिंट होगा, ठीक। अब उसके बाद कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। यहाँ पहुंच के क्या हुआ कि अच्छा इसका मतलब क्या है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया, मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ। अगर कहीं a प्लस इज इक्वल टू 1 लिखा है तो उसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो तो वो होता है a इज इक्वल टू a प्लस 1। वो क्या होता है, वो होता है a इज इक्वल टू a प्लस 1। तो a की पहली वैल्यू क्या थी, a की पहली वैल्यू थी 7 ना, उसमें मैंने एक जोड़ के फिर a को वही वैल्यू प्रोवाइड कर दी। आप जानते हो कि जो लेटेस्ट वैल्यू मिलती है किसी भी वेरिएबल को, वही वैल्यू वो आगे लेकर चलता है, मतलब वही वैल्यू उसकी रह जाती है, और जो पुरानी वैल्यूज रहती है वो उसको भूल जाता है। तो यहाँ पर 7 पुरानी वैल्यू थी तो वो यहाँ पर आई, लेकिन 7 में एक प्लस करके हमने उसको नई वैल्यू दे दी, मतलब 8 उसकी नई वैल्यू हो गई। अभी नई वैल्यू लेकर फिर वाइल के पास पहुंचा ना, अब वाइल के पास पहुंचा, फिर देखा 8 लेस देन 10 है, तो फिर 8 भी प्रिंट हो गया। फिर वो यहाँ पर आया, तो फिर अब वो 8 प्लस 1 हो गया, 8 प्लस 1 मतलब उसकी नई वैल्यू जो है वो 9 हो गई। फिर देखा 9 लेस देन 10 था, तो वो फिर 9 भी प्रिंट कर दिया। लेकिन अब ये जो a है वो 9 प्लस 1 वैल्यू लेकर जाएगा, मतलब 9 प्लस 1 मतलब 10 वैल्यू लेकर जाएगा। तो अब 10 तो लेस देन 10 नहीं है ना, तो मतलब ये लूप टर्मिनेट हो गया, मतलब अब ये स्टेटमेंट से प्रिंट होना बंद हो जाएंगे क्योंकि लूप हमारा टर्मिनेट हो चुका है। अब इसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो प्रिंट होने वाले हैं। अगर ये किसी नेस्टेड में कहीं नेस्टेड है तो इसका मतलब जो अगला जहाँ पर ये नेस्टेड होगा, जिसके अंदर ये नेस्टेड होगा उसके स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगे, या फिर अगर ये ऐसे ही था तो मेन स्टेटमेंट्स के जो मेन स्टेटमेंट जो है फ्लो ऑफ कंट्रोल, स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल वहां पर पहुंच जाएगा और वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है आपको फॉर लूप और वाइल लूप दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब जो मेन बात है मैं आपको वो बता देता हूँ कि अभी इसमें मैंने आपको एल्स का इस्तेमाल नहीं बताया। जैसे मैंने आपको इफ के अंदर एल्स का इस्तेमाल बताया था, वैसे आप फॉर और वाइल के अंदर भी एल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और उसका इस्तेमाल मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगली वीडियो में आपको ब्रेक के बारे में बताऊंगा और कंटिन्यू के बारे में बताऊंगा, ठीक। तो कल एक और लेक्चर में हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग शायद 1 या 2 लेक्चर जो है वो प्रैक्टिकल, मतलब उसमें हम लोग पूरे क्या करेंगे, उसमें हम लोग पूरा एकदम कोडिंग प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर फिनिश हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियोस आपके लिए रोज डेली बेसिस पे आती रहेगी। अगर किसी दिन मैं बिजी हो जाता हूँ तो शायद ना आए, नहीं तो डेली बेसिस पे वीडियोस आती रहेंगी। तो हमारे चैनल को लगातार चेक करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।